हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा। आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नवीन लोक प्रशासन के बारे में। तो पिछली क्लास में मैं आपको नवीन लोक प्रशासन के बारे में पढ़ाया था। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वह मैं आज आपको पूरा पढ़ाऊँगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं फ्रेंड। नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य। तो नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो ये इसमें देखिए अब आप। तो नवीन लोक प्रशासन मानव जाति की संपूर्णता एवं समर्थता में विश्वास रखता है। मतलब जो नया लोक प्रशासन होता है यह मानव जाति के कल्याण और उसे समर्थ बनाने में विश्वास रखता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि नवीन लोक प्रशासन संस्थाओं, संगठनों, प्रशासनिक संरचना एवं प्रक्रिया की केंद्रीय भूमिका पर बल देता है। इसके बाद फिर अगला है इसमें कि नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है, जो मानव विकास के मार्गदर्शन के लिए सर्वोत्तम साधन है। ठीक है, और यह समाज के वंचित लोगों के उत्थान के लिए भी कार्य करता है, जो समाज में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। तो सामाजिक समानता से तात्पर्य यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे राजनीतिक समाजवाद, इसके बाद में आर्थिक समाजवाद, इसको बढ़ावा देना है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है उसको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको सामाजिक रूप से बढ़ावा देना है, उनका विकास करना है। ठीक है, तो इस प्रकार की यह समानता की बात करता है नवीन लोक प्रशासन। इसके बाद फिर विद्वान का नाम है ड्वाइट वाल्डो। तो ड्वाइट वाल्डो ने कहा है कि जो नवीन लोक प्रशासन है इसके दो पक्ष होते हैं, एक नकारात्मक पक्ष होता है और एक सकारात्मक पक्ष होता है। तो दो पक्ष की इन्होंने बात की है। तो सकारात्मक पक्ष के संबंध में कहते हैं ये कि यह सिद्धांत दर्शन, इसके बाद सामाजिक सरोकार और क्रियावाद की दिशा में यह एक आंदोलन है। तो इस प्रकार से ड्वाइट वाल्डो यहाँ पर सकारात्मक पक्ष की बात करते हैं नवीन लोक प्रशासन के। और इसके बाद नवीन लोक प्रशासन के नकारात्मक पक्ष कौन से हैं, तो ड्वाइट वाल्डो कहते हैं कि इसका नकारात्मक पक्ष है प्रत्यक्षवाद, विज्ञानवाद और इसके बाद तथ्यों से दूर भागना। ठीक है, तो प्रत्यक्षवाद और विज्ञानवाद तथा तथ्यों से दूर भागना, ये इसके नकारात्मक पक्ष होते हैं लोक प्रशासन के। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 नंबर में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्वाइट वाल्डो ने नवीन लोक प्रशासन के नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष कौन कौन से बताए हैं। तो ये 2 पक्ष आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखिए, वाल्डो कहते हैं कि नवीन लोक प्रशासन मानवात्मक सिद्धांत, दर्शन, सामाजिक प्रतिबद्धता तथा सक्रियतावाद की दिशा में एक प्रकार का क्रांति घोष है ये। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि 1960 के दशक में जो आए विक्षोभ थे, तो 1960 में जो परिवर्तन हुआ था उससे लोक प्रशासन के विद्वानों की या विद्वानों को नींद से झकझोर कर रख दिया था या उन्हें जगा दिया था। ठीक है, तथा तथ्यों की जगह मूल्यों एवं दर्शनों, मितव्ययिता एवं उत्पादकता की जगह संवेदनशीलता एवं सामाजिक क्षमता। इसके बाद फिर कार्य कुशल की जगह प्रासंगिकता को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया था नवीन लोक प्रशासन ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो नवीन लोक प्रशासन क्या करता है, तो नवीन लोक प्रशासन तथ्यों की जगह मूल्य एवं दर्शन को अपनाने की बात करता है। फिर इसके बाद में मितव्ययिता एवं उत्पादकता की जगह यह संवेदनशीलता और सामाजिक समानता की बात करता है। फिर इसके बाद में यह कार्य कुशल की जगह प्रासंगिकता को अपनाने की बात करता है। तो कार्य कुशल मतलब कार्य में दक्ष होना अच्छी बात है, लेकिन समय के अनुसार उसमें सुधार भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे पुराने कर्मचारी हैं, वे अपने कार्य में दक्ष हैं, कार्य में कुशल हैं, परंतु वर्तमान में टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो उन्हें टेक्नोलॉजी का भी तो ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो समय के रहते सुधार होना चाहिए, उसी को कहा जाता है प्रासंगिकता। तो नवीन लोक प्रशासन कार्य कुशल की जगह प्रासंगिकता की बात करता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें गोलम्बस्की ने नव लोक प्रशासन को एक अस्थायी लोक प्रशासन को चुनौती देते हुए सार्वजनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति पर दृष्टिपात करते हुए नए लक्ष्यों एवं
आदर्शों की वकालत इन्होंने की है। तो गोलम्बस्की ने नए लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन के 4 लक्ष्य बताए हैं। तो ये 4 लक्ष्य कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो जाता है परिवर्तन, दूसरा होता है प्रासंगिकता, तीसरा होता है सामाजिक समानता और चौथा होता है मूल्य। ये 4 लक्ष्य इन्होंने बताए हैं जो आपको याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें देखिए इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने का तरीका यह है कि परिवर्तन, तो परिवर्तन को इंग्लिश में कहा जाता है चेंज, और चेंज से आप यहाँ पर क्या बना सकते हैं? सी। इसके बाद फिर प्रासंगिकता, तो प्रासंगिकता को इंग्लिश में कहा जाता है रिलीवेंस, और रिलीवेंस से आप एक अक्षर बना सकते हैं जिसे कहते हैं हम आर। फिर इसके बाद में सामाजिक समानता, तो सामाजिक समानता को इंग्लिश में कहते हैं सोशल इक्वलिटी, तो यहाँ पर आप समानता से बना सकते हैं इक्वलिटी से ई। फिर इसके बाद में अगला जाता है मूल्य, तो मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू, और वैल्यू से आप एक अक्षर याद रख सकते हैं वी। ठीक है, तो फिर यह एक कंप्लीट अक्षर क्या हो जाएगा? तो यह कंप्लीट अक्षर हो जाता है क्रेव। क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा क्रेव। ये आपको ध्यान रखना है। तो गोलम्बस्की ने नए लोक प्रशासन के लक्ष्य क्या बताए हैं? क्रेव बताए हैं। तो ये क्रेव से आप याद रखना। ठीक है, तो C फॉर चेंज, R फॉर रिलीवेंस, E फॉर इक्वलिटी और V फॉर वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नवीन लोक प्रशासन के 4 लक्ष्य हैं गोलम्बस्की के अनुसार। ठीक है, जो आपको याद रखना है। 3 नंबर में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें परिवर्तन, तो पहला इसमें आ जाता है गोलम्बस्की के अनुसार बताए गए जो 4 लक्ष्य हैं उसमें पहला अर्थ है पहला लक्ष्य है परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए, तो सामाजिक समता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामाजिक परिवर्तन अपरिहार्य हो जाता है। ठीक है, तो सामाजिक समानता के उद्देश्य को अगर पूरा करना है तो सामाजिक परिवर्तन बहुत जरूरी है, या परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो समाज में समानता नहीं आएगी, चाहे वह आर्थिक समानता हो, राजनीतिक समानता हो, चाहे फिर सामाजिक समानता हो। अगर तीनों ही समानता समाज में लाना है तो उसके लिए परिवर्तन लाना बहुत जरूरी होता है, बिना परिवर्तन के संभव नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ परिवर्तन का सरोकार प्रशासनिक व्यवस्था में फैली अफसरशाही से है। ठीक है, तो यहाँ पर परिवर्तन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर परिवर्तन का तात्पर्य है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, तो प्रशासनिक व्यवस्था में जो अफसरशाही है, जो नौकरशाही फैली हुई है, ठीक है, इसमें परिवर्तन लाना है। ये परिवर्तन का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, तो अफसरशाही क्या होती है? तो जो भी अफसर होता है या फिर अधिकारी होता है तो वह अपने आप को स्वामी समझता है, जबकि वह जनता के सेवक के रूप में नियुक्त होता है। ठीक है, तो ये जब नियुक्ति के बाद अपने आप को स्वामी समझते हैं, जबकि जनता के सेवक के रूप में इन्हें कार्य करना चाहिए, लेकिन सेवक के रूप में कार्य न करते हुए ये अपने आप को जब स्वामी समझते हैं तो उनकी इसी भावना को या इसी धारणा को कहा जाता है नौकरशाही या अफसरशाही। ठीक है, इसके बाद फिर तो परिवर्तन नव लोक प्रशासन का मूल मंत्र होता है और आदर्श वाक्य होता है। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीन नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नव लोक प्रशासन है इसका मूल मंत्र क्या है? तो परिवर्तन। जो नया लोक प्रशासन है इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो परिवर्तन है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर प्रशासनिक व्यवस्था में स्वार्थपरकता तथा मूल्य विहीन व्यवस्था का अंत आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद में इसका अर्थ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, तो प्रशासनिक व्यवस्था में स्वार्थपरकता मतलब जो भी अधिकारी वर्ग होगा वह स्वार्थ चाहता है, मतलब अपना खुद का ही भला चाहता है, जनता का भला नहीं चाहता। इसके बाद फिर उसके जो सगे संबंधी हैं उनका भला चाहता है। तो जब अधिकारी के द्वारा या किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा या अफसर के द्वारा जब अपने वालों को बढ़ावा दिया जाता है, उसके सगे संबंधियों को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, तो उससे ही कहते हैं भाई भतीजावाद। और यह भाई भतीजावाद भी लोक प्रशासन में या प्रशासन में एक सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो इसका भी अंत होना चाहिए। फिर इसके बाद में जो मूल्य विहीन व्यवस्था है, तो मूल्य विहीन व्यवस्था का मतलब है कि यहाँ पर जो भी अधिकारी वर्ग होता है वह जनता के भावनाओं को समझकर कार्य नहीं करता, जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं करता। ठीक है, तो इसका भी अंत होना चाहिए।
तो इसलिए फिर अब नया लोक प्रशासन या नवीन लोक प्रशासन ये बात कहता है कि जितने भी अधिकारी वर्ग हैं इन अधिकारी वर्गों को जनता का या जनमानस का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर अब अगला देखिए, इसमें रॉबर्ट टी कोलंबस्की ने नवीन लोक प्रशासन के 3 विरोधी लक्ष्य बताए हैं। तो इन्होंने 3 विरोधी लक्ष्य कौन कौन से बताए हैं तो आपको ध्यान रखना है। तो पहला देखिए, इन्होंने बताया है कि यह नौकरशाही तथा पद सोपान का विरोधी है। यह कोलंबस्की ने बताया है। ठीक है, तो नौकरशाही और पद सोपान का विरोधी है नव लोक प्रशासन। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? तो इन्होंने इसलिए कहा कि जो अधिकारी वर्ग होता है तो जब वह अपने आप को जनता का सेवक न समझते हुए जनता का स्वामी समझता है तो इस भावना को नौकरशाही कहते हैं। ठीक है, तो इसका विरोधी है नव लोक प्रशासन। इसके बाद पद सोपान का विरोधी क्यों है? तो पद सोपान है क्या, पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो पद सोपान इस प्रकार से पदों की सीढ़ी होती है। ठीक है, तो जो पदों की सीढ़ी होती है उसी को पद सोपान कहते हैं। तो इसमें ऊपर एक अधिकारी होता है, इस अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाता है और ये आदेश नीचे आते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो अधीनस्थ होते हैं, उन तक ये आदेश आता है। आदेश को पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। फिर इसके बाद में जो अधीनस्थ होते हैं, अगर इन्हें कोई अपना प्रतिवेदन देना है तो यह प्रतिवेदन सबसे जो निचला अधिकारी है, जो निचला कर्मचारी है, ये अपने ऊपर वाले को देगा, फिर ये वाला उसके ऊपर वाले को देगा, फिर ये वाला इसको ऊपर वाले को देगा। ऐसे प्रतिवेदन को आगे पहुंचने में समय लगता है, जिसके कारण कार्यों में अनावश्यक विलंब होता है। तो कार्यों में अनावश्यक विलंब होता है, इसलिए नव लोक प्रशासन इस पद सोपान का भी विरोध करता है। ठीक है, इसके बाद फिर रॉबर्ट टी कोलंबस्की ने नवीन लोक प्रशासन के 3 विरोधी लक्ष्य बताए हैं। तो 3 विरोधी लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो पहला देखिए इसमें कि यह नौकरशाही तथा पद सोपान का विरोधी होता है। तो नौकरशाही और पद सोपान का विरोधी, इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ यह होता है कि जो अधिकारी वर्ग होता है वह अपने आप को जनता का स्वामी समझता है, जबकि उसकी नियुक्ति सेवक के रूप में होती है कि आप जनता के सेवक हैं और आपको जनता के लिए कार्य करना है, इसलिए उसकी नियुक्ति होती है। लेकिन जो अधिकारी होता है तो वह अपने आप को जनता का स्वामी समझने लगता है और उसकी इसी धारणा को नौकरशाही कहा जाता है। तो इसका विरोध करता है नव लोक प्रशासन। इसके बाद फिर पद सोपान का विरोध क्यों करता है? तो पद सोपान का विरोध इसलिए करता है क्योंकि इसमें कार्यों में अनावश्यक विलंब होता है, कार्यों में देरी होती है। तो कार्यों में देरी क्यों होती है? ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि जैसे जो पद सोपान होता है तो पदों की एक सीढ़ी होती है जिसको अपन पद सोपान कहते हैं, और इसमें ऊपर एक अधिकारी होता है और उसके अधीनस्थ बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। तो एक अधिकारी के अधीन बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। ठीक है, तो अधिकारी आदेश देता है तो आदेश ऊपर से नीचे की ओर आता है। अब इन कर्मचारियों को या इन कार्मिकों को यदि अपने बॉस को, अपने अधिकारी को कोई प्रतिवेदन भेजना है, कोई रिपोर्ट देना है, तो यह रिपोर्ट ऐसे नीचे से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो सबसे निचला कर्मचारी या निचला कार्मिक अपने ऊपर वालों को देगा, ऊपर वाला उससे ऊपर वालों को देगा, फिर ऐसे करते 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 ये प्रतिवेदन उच्च अधिकारी के पास पहुंचता है, जिससे पहुंचने में अधिक समय लगता है। तो जो कार्यों में अनावश्यक विलंब हो रहा है इसे ही लाल फीताशाही कहा जाता है, और इस समस्या के कारण नव लोक प्रशासन पद सोपान का विरोध करता है। इसके बाद फिर अगला आता है, देखिए इसमें कि नवीन लोक प्रशासन का साहित्य एंटी पॉजिटिविस्ट है, अर्थात यह मूल्य निरपेक्ष लोक प्रशासन, तार्किकता तथा नीति विहीन से या नीति से विहीन लोक प्रशासन की परिभाषा को स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद फिर यह तकनीक विरोधी है, अर्थात भावनात्मक सृजनात्मक मानवता का बलिदान नहीं चाहता। ठीक है, तो ये नव लोक प्रशासन चाहता है कि भले ही आप तकनीकों का प्रयोग करो परंतु जनता का सम्मान किया जाना, जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, भावनाओं को नहीं भूलना चाहिए। और अगर ऐसी टेक्निकल या कोई ऐसी तकनीकें हैं जिसके कारण भावनाओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है तो ऐसी तकनीक नहीं होना चाहिए। इसलिए नव लोक प्रशासन तकनीक का विरोधी है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब तकनीकों के कारण जनता की भावनाओं का सम्मान ना हो तो ऐसी तकनीक फिर प्रशासन में नहीं होना चाहिए। ऐसी तकनीक का विरोध करता है लोक प्रशासन, ये नव लोक प्रशासन। इसके बाद फिर आगे देखिए, जो नया लोक प्रशासन होता है या नवीन लोक प्रशासन होता है, तो नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 4D महत्वपूर्ण होते हैं।
ठीक है। तो 4D यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या है, तो 4D से यहाँ पर पहला अक्षर देखिए D, तो D4 यहाँ पर हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में विकेंद्रीकरण कहते हैं। और विकेंद्रीकरण का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण का सरल भाषा में आप याद रखना कि सत्ता का हस्तांतरण। तो सत्ता का हस्तांतरण कैसे है, तो पहले हम देखते हैं कि केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार काम करेगी, फिर उसके बाद राज्य सरकार राज्यों के स्तर पर काम करेगी। तो केंद्र सरकार पूरे केंद्र के स्तर पर काम करती है, राज्य की सरकार पूरे राज्य के स्तर पर काम करती है। अब राज्य की सरकार पूरे राज्य के स्तर पर काम करती थी, पहले स्थानीय सरकारें नहीं होती थी, ग्रामीण क्षेत्र तक भी काम राज्य सरकार को ही करना पड़ता था। लेकिन फिर क्या हुआ, सत्ता का हस्तांतरण, मतलब कि जो राज्य सरकार थी अब उसको गांव में काम नहीं करना पड़ता, उसके स्थान पर अब एक स्थानीय सरकार होती है, और स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान स्थानीय सरकार आसानी से कर देती है। और जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि जो स्थानीय स्तर होते हैं, मतलब गांव होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उनका विकास तेजी से हो रहा है। तो क्यों हो रहा है तेजी से विकास, क्योंकि हम देखते हैं कि हर ग्राम पंचायत में जिनकी जनसंख्या 1000 से ऊपर होती है, तो वहां पर एक ग्राम पंचायत अपने गांव के विकास के लिए लगातार कार्यरत है। तो इसलिए विकेंद्रीकरण की बात करता है नव लोक प्रशासन, क्योंकि विकेंद्रीकरण से किसी भी देश में विकास तेजी से होता है। इसके बाद फिर अगला आता है डिलीगेशन। तो डिलीगेशन को हिंदी में कहते हैं प्रत्यायोजन। तो इसका अर्थ यह होता है कि जब कोई भी उच्च अधिकारी अपने शक्तियों तथा कार्यों को अपने अधीनस्थ को सौंप देता है तो उसे हम प्रत्यायोजन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है लोकतांत्रिकरण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डेमोक्रेटाइजेशन। तो डेमोक्रेटाइजेशन को हिंदी में कहते हैं लोकतांत्रिकरण, और इसका मतलब क्या हो जाता है कि लोकतंत्र को अधिक बढ़ावा दिया जाता है। और लोकतंत्र का अर्थ क्या है, तो सरल भाषा में आपको याद रखना है जनता का शासन, ठीक है। तो जो जनता के शासन की बात की जा रही है, लोकतंत्र की बात की जा रही है, इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, और इसको बढ़ावा देने पर बल देता है नवलोक प्रशासन। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें बी नौकरशाहीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ठीक है, वी नौकरशाहीकरण। तो वी नौकरशाहीकरण की बात क्यों करता है नवीन लोक प्रशासन, मतलब अगर नवीन या नव लोक प्रशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें वी नौकरशाहीकरण करना पड़ेगा। मतलब कि जो नौकरशाह होते हैं उनकी सोच में बदलाव करना होगा, उनमें सुधार करना होगा, उनमें परिवर्तन करना होगा। ये नव लोक प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमने आपको बताए। तो आपसे यहाँ पर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवीन लोक प्रशासन को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 4 या 4D कौन कौन से हैं, तो ये आपको लिखना होगा। तो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए आगे प्रासंगिकता। अब प्रासंगिकता को इंग्लिश में कहा जाता है रिलेवेंस, ठीक है। और यहाँ पर प्रासंगिकता का तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य है आधुनिक काल में लोक प्रशासन की औचित्यता सिद्ध करना। सरल भाषा में आप इसको याद रखिए कि समय के साथ सुधार करना, ये इसका सरल अर्थ है, आपको याद रखना है प्रासंगिकता का, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि पुराने समय में हमारे भारत में सारे काम पेपर पर होते थे, सारे काम कागज पर होते, जिसे कागजी कार्रवाई कहते हैं। तो जिसमें क्या होता था, कार्यों में देरी होती थी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि प्रशासन धीरे धीरे सारे काम ऑनलाइन करता जा रहा है, सारे काम डिजिटल हो रहे हैं आजकल। तो डिजिटल आज हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था हो रही है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जब डिजिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है तो इसके कारण हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण हो रहा है। तो समय के साथ सुधार हम कर रहे हैं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसके बाद हमारे भारतीय प्रशासन में समय के चलते हम सुधार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रासंगिकता कहते हैं। अगर समय रहते सुधार नहीं होगा, अगर समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा, समय के साथ सुधार नहीं होगा तो हम पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए हमें प्रासंगिक रहना पड़ेगा, हमारे प्रशासन में भी प्रासंगिकता को बढ़ावा देना होगा। और आप अपने मानव जीवन में भी प्रासंगिकता को विशेष ध्यान में रखना। अगर आगे बढ़ना है तो जमाने के साथ चलना होगा, समय के साथ चलना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो यही प्रासंगिकता है। अब इसके बाद आगे देखिए इसमें, तो एक व्यवहारपरक लोक प्रशासन आधुनिक समाज की मांग है जो रूढ़िवादिता से परे हो एवं तत्कालीन समस्याओं के प्रति संवेदनशील भी हो। फिर इसके बाद में इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका अर्थ यह हुआ
कि व्यवहार परक लोक प्रशासन की वर्तमान में मांग है। मतलब जो लोक प्रशासन है वह कैसा हो, व्यवहारिक हो। ठीक है। इसके बाद फिर रूढ़िवादिता से परे हो, मतलब जो लोक प्रशासन है अब यह रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तार्किकता पर बल दिया जाना चाहिए, तार्किकता को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। इसके बाद फिर अगला है कि नवीन लोक प्रशासन के माध्यम से प्रशासनिक गतिविधियों के राजनीतिक और प्रशासनिक परिणामों के व्यवहारिक पक्ष को समझने पर बल दिया गया और आदर्शवाद की जगह अब यथार्थवाद पर बल दिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि नई जागरूकता में मानव जीवन की गुणवत्ता के प्रति एक चिंता की झलक दिखाई देती है, जो लोक प्रशासन को अधिक संवेदनशील एवं मूल्य सापेक्ष बनाती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि नई क्रांति में समाज के दीनहीन और वंचित समूहों के उत्थान की आकांक्षा परिलक्षित होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब आपको याद रखना है। तो आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रासंगिकता के बारे में, तो 3 नंबर में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला आता है सामाजिक समानता। अब ये क्या है तो देखिए इसमें तो नवीन लोक प्रशासन में सामाजिक समता न्याय पर अधिक बल दिया गया है। मतलब जो नया लोक प्रशासन है यह समाज में समानता लाना चाहता है, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता। तो ये तीनों ही प्रकार की समानता की वकालत करता है नवीन लोक प्रशासन। और इसके बाद में जनता को समय पर न्याय दिलाने की बात करता है नवीन लोक प्रशासन। और नए लोक प्रशासन में समानता या सामाजिक समानता से तात्पर्य है कि लोक प्रशासन को नागरिक उन्मुखी या जन उन्मुखी बनाना। ठीक है। अब नागरिक उन्मुखी या जन उन्मुखी का अर्थ क्या है, तो वही जो मैंने आपको अभी बताया है कि अब जो लोक प्रशासन होगा, ठीक है, तो वह कैसा होगा, अब नागरिकों के लिए कार्य करेगा या फिर जनता के लिए कार्य करेगा। ठीक है। अब इसके बाद में जो प्रशासनिक अधिकारी काम करेंगे अब वे जनता के सेवक के रूप में कार्य करेंगे, ये जनता के स्वामी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। जनता की हर समस्या का समाधान किया जाना जरूरी है, तभी तो वह नागरिक उन्मुखी होगा। ऐसी वकालत करता है नया लोक प्रशासन। इसके बाद फिर लोक प्रशासन का कार्य केवल प्रशासनिक तटस्थता का नहीं है, बल्कि संवेदनशील होकर समाज के निर्धन वर्ग, दलित और समाज की मुख्य धारा से जो वंचित लोग हैं या उपेक्षित वर्ग हैं उनके समाज को मुख्य धारा में लाने का प्रयास भी करना चाहिए। ठीक है। तो जो नया लोक प्रशासन है इसका काम क्या होना चाहिए कि जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, जो समाज की मुख्य धारा से वंचित है, उपेक्षित है, ठीक है, ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य भी लोक प्रशासन को करना होगा। जो निर्धन वर्ग है उसकी सहायता करना होगा, उसको सहायता देकर ऊपर उठाने का कार्य भी करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद फिर अगला है कि यहाँ वे प्रशासक नहीं बल्कि एक सक्रिय अभिकर्ता की तरह कार्य करेंगे, तब ही लोक प्रशासन का उद्देश्य पूरा हो सकता है। तो लोक प्रशासन में कार्य करने वाले जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, प्रशासक हैं, तो ये अपने आप को प्रशासक न समझें, ये अपने आप को अधिकारी न समझें, ये अपने आप को क्या समझे, अभिकर्ता की तरह कार्य करें, एक एजेंट की तरह कार्य करें, तभी लोक प्रशासन का उद्देश्य पूरा हो सकता है। ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड, ये इसका सामाजिक समानता का लक्ष्य है लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन का। अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता मूल्य। ठीक है। तो यहाँ मूल्य से तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर मूल्य से तात्पर्य मानक सिद्धांतों को आत्मसात करना है। तो जो भी मानक सिद्धांत है उनको स्वीकार करना यहाँ पर मूल्य है। यहाँ नवीन लोक प्रशासन ने उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण को अपनाया तथा कहा कि प्रशासनिक गतिविधियां मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि मूल्यों के बिना संवेदनशीलता को समझना मुश्किल होगा। मतलब भावनात्मक लगाव या भावनात्मक कार्य होना चाहिए। प्रशासन मूल्य विहीन होकर कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी अगर मूल्य विहीन होकर कार्य करेंगे तो जो जनता की समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाएगा। जनता की जो भी समस्या है उनकी समस्या को समझना चाहिए, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए, भावनाओं का सम्मान करते हुए कार्य करना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों को। ठीक है।
अगर भावना शून्य हो जाएगा लोक प्रशासन तो संवेदनशीलता समझना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, संवेदनशीलता का मतलब दुख सुख को समझना। इसके बाद फिर मूल्य विहीन प्रशासनिक व्यवस्था प्रजातंत्र के लिए है और प्रशासन का कार्य आम जनता या आम जन समुदाय के सामान्य हितों की रक्षा करना है। ठीक है, और मूल्यों के बिना लोक कल्याणकारी स्वरूप को आत्मसात नहीं किया जा सकता। अगर लोक प्रशासन से मूल्यों को निकाल दिया जाएगा तो फिर लोक कल्याणकारी काम नहीं हो पाएगा। हम जिस कल्याणकारी लोक प्रशासन की बात कर रहे हैं, यह लोक प्रशासन या यह प्रशासन कल्याणकारी नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से गोलम्बस्की ने कहा है कि जो नया लोक प्रशासन है इसके 4 लक्ष्य होंगे जो हमने आपको बताए हैं क्रेब के माध्यम से। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे 3 विरोधी लक्ष्य। तो 3 विरोधी लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो एक तो गोलम्बस्की ने बताए थे 3 लक्ष्य विरोधी। अब उसके अलावा और भी कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें तो नवीन लोक प्रशासन का साहित्य प्रत्यक्षवाद का विरोधी है, जिसका तात्पर्य है कि मूल्य रहित लोक प्रशासन को स्वीकार नहीं करना। इसके बाद फिर दूसरा होता है कि मानव जाति के बुद्धिवादी एवं निश्चयवादी दृष्टिकोण को नकारना। फिर इसके बाद में अगला है लोक प्रशासन की ऐसी परिभाषा को स्वीकार नहीं करना जो नीति से अलग हो। फिर इसके बाद में अगला आता है दूसरा कि नवीन लोक प्रशासन तकनीक विरोधी होता है तथा मनुष्य को तकनीकी तर्कों और व्यवस्थाओं पर बलिदान नहीं करना चाहता। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है नवीन लोक प्रशासन नौकरशाही एवं पद सोपान जैसे व्यवस्था का विरोध भी करता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये 3 विरोधी लक्ष्य हैं किसके? जो नवीन लोक प्रशासन है तो इसके कुछ विरोधी लक्ष्य हैं जो आपको याद रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवीन लोक प्रशासन के 3 विरोधी लक्ष्य कौन से हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। गोलम्बस्की ने भी दिए थे और ये अलक्ष्य है 3 सिद्धांत जो आपको या जो 3 है लक्ष्य जो आपको याद रखना है। अब इसके बाद में अगला आ जाता है नव लोक प्रशासन की विशेषताएं या इसकी मान्यताएं। तो देखिए नव लोक प्रशासन की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो पहली विशेषता होती है ग्राहक उन्मुखी प्रशासन। ठीक है, तो प्रशासन को जनता से उसकी प्राथमिकताएं, उसकी इच्छाएं, अपेक्षाएं ये पूछनी चाहिए और उसके अनुरूप सेवाओं की पूर्ति करना चाहिए। मतलब ये है कि जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर ग्राहक की तरह ग्राहकों से अच्छे से पूछताछ करता है, इसके बाद में उनके साथ ठीक तरीके से व्यवहार करता है, तो ठीक ऐसे ही लोक प्रशासन को भी ग्राहकों की तरह कार्य करना या ग्राहक की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। मतलब कि जो भी अधिकारी वर्ग है वह अपने आप को बॉस न समझे, अपने आप को स्वामी न समझे, वह जनता का एक सेवक समझे। ठीक है, और जनता से ग्राहक की तरह कार्य करें, ग्राहक की तरह उनसे व्यवहार करें कि आपको और क्या चाहिए। जैसे कोई भी दुकानदार के पास जब ग्राहक जाता है तो दुकानदार ग्राहक से पूछता है कि और क्या सामान चाहिए, पूछता कि नहीं पूछता है। तो ठीक उसी प्रकार से जनता से लोक सेवकों को या अधिकारियों को या प्रशासकों को यह पूछना चाहिए कि आपकी आवश्यकताएं क्या है, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपकी समस्याएं क्या हैं। ठीक है, इसी आधार पर आज हम देख रहे हैं नवीन लोक प्रशासन का उदाहरण है हमारे पास जन सुनवाई। तो जो अधिकारी होता है मतलब हमारे कलेक्टर होते हैं, फिर इसके बाद SDM होते हैं, ये जन सुनवाई करते हैं। ठीक है, तो जन सुनवाई में जनता की जो भी समस्या होती है उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो यह ग्राहकोन्मुखी प्रशासन है। तो यह एक विशेषता है नए लोक प्रशासन की। अगला है कि राजनीति प्रशासन द्विभाजन अस्वीकार्य। इसका मतलब होता है कि राजनीति प्रशासन की पृथकता को नव लोक प्रशासन में चुनौती दी गई है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जाता है गोलम्बस्की के शब्दों में। तो गोलम्बस्की कहते हैं कि महत्वपूर्ण कार्यों में प्रशासन राजनीति को प्रवर्तित कर सकता है लेकिन राजनीति प्रशासन को नहीं। ठीक है, इसके बाद फिर ऐसे ही लोक प्रशासन के विद्वान महेश्वरी कहते हैं कि नीति विज्ञान में राजनीति प्रशासन के भेद को समाप्त कर दिया है। मतलब क्या है, जो नीति विज्ञान होता है तो नीति विज्ञान ने क्या किया है, तो नीति विज्ञान ने राजनीति प्रशासन के भेद को समाप्त कर दिया है। राजनीति और प्रशासन के बीच जो अंतर होता था
उस अंतर को समाप्त कर दिया है नीति विज्ञान ने, ये कहते हैं महेश्वरी। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद में अगली विशेषता आती है अंतर विषयक दृष्टिकोण। अब अंतर विषयक दृष्टिकोण ये क्या है, तो देखिए इसमें तो प्रशासन को नीति विज्ञान मानने से ही उसकी प्रकृति अंतर विषयक हो जाती है। मतलब इसमें कई विषयों का समावेश होता है, इसको हम कहते हैं अंतर विषयक दृष्टिकोण। इसके बाद फिर इकबाल नारायण के अनुसार, तो इकबाल नारायण ने कहा है कि लोक प्रशासन वह योजक है जो सरकार को जनता के साथ जोड़ता है और प्रत्येक क्षेत्र में राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ता है। इसके बाद फिर इस दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन राजनीति के साथ अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, मानव शास्त्र संबंध, इसके बाद प्रबंध, अंकगणित आदि से संबंधित स्थापित कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिनका समावेश लोक प्रशासन में देखने को मिलता है, इसलिए इसको अंतर विषय भी कहा जाता है। और नूरजहां बाबा ने कहा है, ठीक है, तो नूरजहां बाबा ने तो नव लोक प्रशासन के सिद्धांतों के संदर्भ में लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञान तक कह दिया है। तो ये इनका स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है एकीकृत प्रशासन। अब एकीकृत प्रशासन यह क्या होता है, तो यह राजनीति प्रशासन, नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन, इसके बाद फिर संरचनात्मक और कार्यात्मक प्रशासन, प्रबंधकीय कार्य और सामाजिक न्याय, इसके बाद फिर सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक समायोजन आदि का एकीकृत रूप होता है। तो ये इन्होंने बताया है, ठीक है, कुछ विद्वानों के द्वारा ये विशेषताएं बताई गई हैं जो आपको ध्यान रखना है। ये नए लोक प्रशासन की विशेषताएं हैं। अब अगली विशेषता देखिए फ्रेंड इसमें, तो नवीन लोक प्रशासन की अगली विशेषता है विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन। तो विकेंद्रीकृत संस्थाएं अधिक कार्यदक्ष, जन उन्मुखी और लचीली होती है। ठीक है, अधीनस्थ स्तरों पर अधिकारों का प्रत्यायोजन कार्य की गति को बढ़ा देता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसीलिए नवीन लोक प्रशासन में विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन की बात की जा रही है। तो इसलिए आज आप देख रहे हैं कि आज कोई भी अधिकारी जो उच्च स्तर पर है तो वह अपने अधीनस्थ को कुछ कार्य और शक्तियां सौंप सकता है ताकि उस अधिकारी की अनुपस्थिति में वह कर्मचारी या वह कार्मिक या उसका अधीनस्थ कार्य कर सके, इसको प्रत्यायोजन कहते हैं। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार काम करती है, राज्य के स्तर पर राज्य सरकार काम करती है और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार काम करती है, मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो ये ऐसा इसमें देखते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण या फिर हमारी जो सरकार है उसका भी विकेंद्रीकरण किया गया है। तो अब गांव के स्तर पर अब ग्रामीण सरकारें काम कर रही है, जिससे गांव का विकास अब तेजी से हुआ है। इसलिए नवीन लोक प्रशासन विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन की वकालत करता है। इसके बाद फिर अगला आता है पद सोपानिक अवधारणा का विरोध। तो नया लोक प्रशासन की मान्यता है कि पद सोपानिक ढांचा सत्ता उन्मुख होता है, ठीक है, और यह कार्य उन्मुखी नहीं होता। अतः या अर्थात उच्च स्तर पर या उच्च स्तर के जो अधिकारी होते हैं तो उच्च स्तर अधिकारों की दृष्टि से प्रभावी रहता है और कार्य संपादन की दृष्टि से बिल्कुल नहीं होता। अतः यह पद सोपानिक ढांचा या पद सोपानिक कठोर ढांचे के स्थान पर छोटे छोटे ढांचों की वकालत करता है। ठीक है, ये नवीन लोक प्रशासन की विशेषता है जो आपको ध्यान रखना फ्रेंड। और इसी पद सोपानिक व्यवस्था के कारण प्रशासन में कार्यों में अनावश्यक विलंब होता है। इसके बाद फिर इसी के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, लाल फीताशाही जैसी समस्याओं को बढ़ावा मिलता है। इसलिए जो नया लोक प्रशासन है तो यह पद सोपानिक जैसी व्यवस्था का विरोध करता है। इसके बाद फिर अगला जाता है मूल्य उन्मुखी आदर्शात्मक प्रशासन। तो परंपरागत लोक प्रशासन मूल्य निरपेक्ष था, उसमें कार्यकुशलता, मितव्ययिता पर अधिक जोर दिया गया था। लेकिन जो नया लोक प्रशासन है तो नया लोक प्रशासन ने इनके ऊपर के मूल्यों, तो इनके ऊपर मूल्यों, नैतिकता और आदर्श, इनको वरीयता दी है। इसके बाद फिर विद्वान है जिनका नाम है फ्रेडरिक्सन। तो लोक प्रशासन के विद्वान फ्रेडरिक्सन, इनका यह कहना है कि सामाजिक समानता
या सामाजिक समता वह मुख्य संकल्पना है जिसे नव लोक प्रशासन महत्वपूर्ण प्रशासनिक मूल्य के रूप में स्वीकार करता है और इसका संबंध मूल्यों के चयन के साथ उनकी पूर्ति के संरचनात्मक मॉडल और प्रबंध की पद्धति के निर्धारण से भी है। ये इन्होंने कहा है फ्रेडरिक्सन ने। इसके बाद फिर अगले विद्वान का नाम आता है निग्रो का। तो निग्रो ने कहा है कि नवीन लोक प्रशासन ने मूल और नैतिकता को लोक प्रशासन के मुख्य बिंदु के रूप में बना दिया है। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो नवीन लोक प्रशासन है यह मूल्य और नैतिकता को लोक प्रशासन के दो मुख्य वस्तु इसने बना दिया है नवीन लोक प्रशासन ने। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला जाता है नवीन लोक प्रशासन के तत्व। तो नवीन लोक प्रशासन के तत्व कौन कौन से हैं, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में। तो नवीन लोक प्रशासन के कुछ तत्व हैं जिसमें पहला तत्व आता है सामाजिक समानता, ठीक है। दूसरा होता है तटस्थता, तीसरा होता है नीति शास्त्र एवं मूल्य, चौथा होता है उत्तरदायित्व, पांचवा होता है सदाचरण, छठवां होता है मौलिकता एवं नवाचार और सातवां होता है व्यक्तियों की चिंता। तो ये नवीन लोक प्रशासन के तत्व हैं। ये आपसे 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवीन लोक प्रशासन के तत्व लिखिए, तो ये तत्व आपको लिखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इन तत्वों के समावेश के कारण ही आज प्रशासन में 3E पर बल दिया जा रहा है, ठीक है। तो नवीन लोक प्रशासन के जो उपयुक्त तत्व हैं तो इन्हीं को, ठीक है, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए 3E पर अधिक बल दिया जा रहा है। अब 3E क्या है, तो 3E से मतलब, पहले E से मतलब इफिशियंसी, और इफिशियंसी का हिंदी अर्थ होता है दक्षता। दूसरा होता है इकोनॉमी, इकोनॉमी को यहाँ पर हिंदी में कहा गया है मितव्ययिता। फिर इसके बाद में इफेक्टिवनेस, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रभावशीलता। तो इन्हीं तीनों शब्दों का अर्थ बताते हुए पीटर ड्रकर कहते हैं, तो पीटर ड्रकर ने इनका अर्थ बताया है। तो देखिए दक्षता का अर्थ क्या बताया इन्होंने पीटर ड्रकर ने, तो दक्षता का अर्थ इन्होंने बताया है कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करना। इसके बाद फिर दूसरा होता है मितव्ययिता। तो मितव्ययिता से तात्पर्य इन्होंने बताया है कि कम मूल्य में अधिकाधिक संसाधनों का उपयोग, ये इन्होंने कहा है। फिर इसके बाद में तीसरा प्रभावशीलता, तो प्रभावशीलता से तात्पर्य इन्होंने बताया है कि सही कार्यों को सही ठीक से या सही प्रकार से करना या ठीक ढंग से करना, ठीक है। ये इन्होंने तीनों शब्दों का 3 अर्थ बताया है पीटर ड्रकर ने, जो आपको याद रखना है फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे यहाँ से भी 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज वर्तमान में 3E पर अधिक जोर दिया जा रहा है, तो बताइए यह 3E क्या है। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इन तीनों के नाम लिखना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर ये पूछा जाए 3 नंबर में कि पीटर ड्रकर के अनुसार इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है या 3E's का अर्थ क्या है, तो फिर ये अर्थ आपको लिखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इस प्रकार से यहाँ पर ये नवीन लोक प्रशासन के बारे में हमने आपको समझाया है, ठीक है। अब इसके बाद में नवीन लोक प्रशासन की आलोचना, ठीक है। तो नवीन लोक प्रशासन के बारे में अभी हमने आपको पढ़ाया है। अब एग्जाम में आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवीन लोक प्रशासन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या नवीन लोक प्रशासन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है, या इसकी आलोचना कीजिए। तो इसकी आलोचना 5 नंबर में इसमें पूछी जा सकती है। तो देखिए इसमें पहली आलोचना यह है इसकी कि नवीन लोक प्रशासन का उद्भव एक प्रक्रिया है जो व्यवहारवादी पद्धति को दोषपूर्ण बताकर लक्ष्यहीनता, संकीर्ण तथ्यमूलकता और मूल्य निरपेक्षता को आधारहीन मानकर उत्तर व्यवहारवादी पद्धति को अपनाने के लिए कहता है या आत्मसात करता है। इसके बाद फिर इसी आधार पर गोलम्बस्की ने कहा है, तो गोलम्बस्की ने इस आंदोलन को मतलब नवीन लोक प्रशासन को अल्पकालीन माना तथा कहा कि यह शब्दों में क्रांति और उग्रवाद है, पर तकनीक अथवा कौशल में यथापूर्व स्थिति है इसकी। हर समझ में इसने कहा कि तकनीक या फिर इसके जो कार्य करने का तरीका ये तो पहले ही जैसा है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। इस आधार पर गोलम्बस्की ने आलोचना की। फिर इसके बाद में कैंपबेल कहते हैं या कैंपबेल के अनुसार तो इन्होंने कहा कि नवीन लोक प्रशासन की भिन्नता केवल परिभाषा के कारण है। बस सहज रूप से यह कहा जा सकता है कि नवीन लोक प्रशासन का विषय
मौलिक अध्ययन की अपेक्षा पुनर्व्याख्या पर अधिक बल है। ठीक है, सब कुछ वैसा ही है जो पहले कहा गया था, बस उसी की व्याख्या करने में लगा हुआ है नवीन लोक प्रशासन, ये कहा है कैंपबेल ने। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि कुछ विद्वान इसे पारंपरिक लोक प्रशासन का ही परिवर्तित रूप मानते हैं। इसकी आलोचना प्रत्यक्षवादी या विरोधी प्रत्यक्षवादी या विरोधी सैद्धांतिक या प्रबंध विरोधी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर यह अनुभववाद का विरोधी है तथा अत्यधिक मूल्य सापेक्षता के कारण समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद फिर अगला इसका आलोचना का बिंदु है कि नया लोक प्रशासन जो बदलाव या आशाएं लेकर तीसरी दुनिया में दाखिल हुआ है वह आशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर सका। ठीक है, जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत हुई थी उन उद्देश्यों को, उन लक्ष्यों को अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। ये भी इसकी आलोचना है। फिर इसके बाद में अगला है आलोचना का पॉइंट कि प्रजातांत्रिक मानकों को पूरा करने में यह आंदोलन सफल नहीं हो सका, जिसने पुनः नव उदारवाद को आमंत्रित किया तथा लोक कल्याणकारी राज्य वापस एक प्रशासनिक राज्य की ओर अग्रसर हो गया है। फिर इसके बाद में इसका लास्ट पॉइंट आता है कि प्रशासन 1990, तो 1990 के दशक के आते आते लोक प्रशासन अभिशासन की ओर उन्मुख हुआ। ठीक है, तकनीक के प्रचार प्रसार तथा प्रशासन को सुगम बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए, लेकिन अभी तक इसके कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिल पाए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नवीन लोक प्रशासन की आलोचना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आज का हमारे टॉपिक समाप्त हो जाता है। इस टॉपिक से आपसे नवीन लोक प्रशासन से 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। नमस्कार।